leader of our region, the respected leader of our region, to inaugurate the workshop by his address. We all know what an introduction to give. Sri Rajendra Shukla ji is the most respected leader of the Vindhya region. He is dedicated to the development of the Vindhya region. We see, the city of Rewa has the population pressure from all sides. And decades back, when he took over the constituency to take care of the constituency, population pressure was less. From all sides, this city is thriving, increasing. The pressure is increasing. And matching infrastructure, matching greenery, these are his thirst areas. And everything in the region, solar plant, to water conservation, to greenery, to modernization of education, to infrastructure, to the development of industry, to the development of arts. Honorable Shukla ji is trying to do that. We respect him deeply. Honorable Shri Rajendra Shukla ji, I request you now to address us all on new education policy. So over to you, Shukla ji. म्यूट है, आपका म्यूट है, अनम्यूट करिए. प्रफुल्ल जी अनम्यूट करिए. अब ठीक है? अब ठीक है जी. तो मैं रीवा विश्वविद्यालय को और धन्यवाद देता हूं कि आपने इस बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय पर सेमिनार का आयोजन किया है और ऑनलाइन लगभग 300 लोगों को आपने जोड़ा है, जिसमें कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी और नेशन बिल्डिंग के विषय को डिस्कस किया जा सके और ये लोगों के बीच में इस पॉलिसी की विशेषताओं को पहुंचाया जा सके. इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं. जहां तक देश के निर्माण का सवाल है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 में जब देश के प्रधानमंत्री बने तो तब से लगातार न्यू इंडिया बनाने की दिशा में उन्होंने कई रिफॉर्म्स किए हैं, कई महत्वपूर्ण नीतियां बनाई हैं और कई ऐसे मामलों को सुलझाने का काम किया है जो उलझे हुए मामले थे, चाहे वो धारा 370 हो, 35A हो, CAA हो. ये ऐसे विषय थे जो देश के डेवलपमेंट को कहीं न कहीं बाधित करते थे और हमारे जीडीपी का बहुत सा हिस्सा इन समस्याओं को एड्रेस करने में वेस्ट होता था. लेकिन जहां पे विल होता है वहां पर रास्ता निकलता है और उलझे हुए मामले को एक और सुलझाने का काम किया. दूसरी ओर एक आर्थिक तरक्की देश में हो, इसके लिए मेक इन इंडिया से लेके और तमाम तरह के वो काम जिससे कि इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा रोबस्ट हो सके, मजबूत हो सके और उससे इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाया जा सके, इस दिशा में कई उन्होंने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं. लेकिन ये बात सही है कि शिक्षा के स्तर को सुधारे बिना और शिक्षा की पॉलिसी को फुल प्रूफ बनाए बिना हम सशक्त देश का निर्माण नहीं कर सकते, क्योंकि सशक्त देश बनता है सशक्त समाज से और समाज सशक्त होता है अच्छी शिक्षा की नीति से. शिक्षा की नीति में जो कमियां थी वो लंबे समय से हम लोग महसूस करते चले. जो पॉलिसी थी लगभग 34 साल हो गए, उसके रिफॉर्म की आवश्यकता हम लोग महसूस करते थे, क्योंकि बढ़ती हुई बेरोजगारी और इतना बड़ा ह्यूमन रिसोर्स, उसके बीच में प्रॉपर सामंजस्य नहीं हो पा रहा था. लोग पढ़ाई भी करते थे और उसके बाद बेरोजगारी रोजगार के लिए इधर से उधर भटकते हुए दिखाई भी देते थे. कोई BA MA के लड़के को कभी भी हम लोग पूछते थे कि तो कहते थे साहब हमने तो BA किया हुआ है, MA किया हुआ है, क्या कर सकते हैं. तो उसके अंदर ये कॉन्फिडेंस नहीं होता था कि वो कह दे कि क्या कर सकते हैं. हम लोगों के पास आते थे और कहते थे कहीं भी लगवा दीजिए, और जब हम पूछते थे कर क्या सकते हो तो ये बता नहीं पाते थे कर क्या सकते हैं. इस पॉलिसी में
जो सबसे अच्छी चीज की गई है कि स्कूल एजुकेशन से ही एक चुनौती होती है कि बच्चों को स्कूल भेजा कैसे जाए। हम लोग देखते हैं कि राज्य सरकारें स्कूल चलो अभियान चलाती है, और स्कूल चलो अभियान के अंतर्गत बहुत पूरे अमले को लगा के और बच्चों को स्कूल पहुंचाना, उनको एनरोल करना, इसकी आवश्यकता हमारे समाज में, हमारे देश में यदि इतने लंबे समय के बाद भी आवश्यकता महसूस हो रही थी, तो इसका मतलब यह था कि कहीं ना कहीं कमजोरी है, कहीं ना कहीं स्कूल के प्रति जो अट्रैक्शन बच्चों में पैदा स्वाभाविक रूप से होना चाहिए, वो अट्रैक्शन नहीं था। इसलिए इस पॉलिसी में इस बात का प्रोविजन किया गया है कि प्रिपरेटरी जो 10+2 सिस्टम को बदल के 5+3+3+4 जो किया है, शुरू के 5 साल में आप देखिए कि पहले 5 से 6 साल के बाद बच्चे को स्कूल भेजा जाता था पहली में एडमिशन कराने के लिए। इसमें शुरू के 3 साल में प्ले स्कूल के रूप में रहेगा, और फिर चौथे और 5वें साल वो फर्स्ट और सेकंड में जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जब बच्चों को बचपन में ही खेलने के सारे साधन और सुविधा और एक कंपनी बच्चों की, और उसके उसी प्रकार से शिक्षकों को भी उसी प्रकार से प्रशिक्षित किया जाएगा कि वो बच्चों को वहां पर इंगेज करें और उनको स्कूल के प्रति ऐसी वातावरण बना दें कि यदि मदर फादर बच्चे को स्कूल में घर में रोके भी तो भी वो स्कूल जाने के लिए जिद करे, उल्टा। क्योंकि अभी तक तो ये था कि स्कूल भेजने के लिए प्रयास किया जाता था और वो जिद करते थे कि नहीं जाएंगे। लेकिन इस पॉलिसी में इस प्रकार की स्थिति बनेगी आने वाले समय में। आप देखिएगा कि मदर फादर यदि कहेंगे कि आज स्कूल मत जाओ, तो भी बच्चा लड़के कहेगा नहीं कि हमें जिद करके कि हमें स्कूल जाना है। तो पहली चुनौती तो यहीं पे दूर हो रही है कि स्कूल चलो अभियान जैसे अभियान चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इस प्रकार की व्यवस्थाएं की गई। उसके बाद 6वीं 7वीं और 8वीं में जो मिडिल लेवल होता है, उसमें ही व्यावसायिक शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेस को शुरू करने के प्रोविजन भी किए गए हैं। तो इसका मतलब यह है कि बचपन में ही बच्चे में जिस फील्ड में उसका इनहेरेंट काबिलियत है, उसको भी उभारने की कोशिश उसमें होगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रोजगारोन्मुखी शिक्षा की दिशा में मिडिल लेवल पर ही ले जाने की योजना है, जो आने वाले दिनों में उस बच्चे को बहुत लाभदायक होगी। क्योंकि हमारे यहाँ रोजगार की कमी नहीं है हमारे देश में, और हमारे यहाँ मैन पावर की भी कमी नहीं है। क्योंकि जिनको रोजगार चाहिए, जिन लोगों को मैन पावर चाहिए, उनके पास स्किल्ड लोग नहीं उपलब्ध है। और जो हमारे पास ह्यूज ह्यूमन रिसोर्स है, उसके पास वो स्किलिंग नहीं है कि कहीं पर यदि होटल में लोगों को, आदमियों की जरूरत है, कुकिंग के लिए जरूरत है, ड्राइवर्स की जरूरत है, इलेक्ट्रीशियन की जरूरत है, तो उस दिशा में यदि स्किल्ड लोग नहीं मिलते हैं तो वो उनको रख नहीं पाते। और बहुत सारे लोग हैं जो नौकरी चाहते हैं लेकिन उनके पास कोई उनको रखने को तैयार नहीं है। तो ये जो गैप है, इसको खत्म करने का भी, क्योंकि देश का निर्माण तो तभी होगा जब सारे लोगों को काम में लगाया जा सके, और सारे लोग काम में तभी लगाए जा सकते हैं जब वो काम करने के लायक हो। तो इसलिए इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो एक अच्छी बात ये रखी है कि व्यावसायिक और स्किल डेवलपमेंट का 6वीं 7वीं 8वीं में ही कोर्सेज रखे गए हैं, और उस तरीके से उसमें शिक्षकों को ट्रेनिंग करके और व्यवस्था की गई है। तो मुझे लगता है कि ये भी एक बहुत बड़े प्रॉब्लम को एड्रेस करने वाला प्रावधान है जो इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में रखा गया है। इसके बाद आप आइए 9th 10th 11th 12th जो लास्ट में है 5+3+3 और फिर 4 में, तो उसमें भी सब्जेक्ट को सिलेक्शन करने का रखा है। और उसमें मदर लैंग्वेज के साथ साथ आप कोई ऐसे लैंग्वेज को भी, फॉरेन लैंग्वेज को भी ऑप्शनल के रूप में ले सकते हैं कि फ्यूचर में कभी भी यदि अपॉर्चुनिटी मिलती है कहीं बाहर जाने की भी, तो वो विषय भी पहले से ही उसके लैंग्वेज की लर्निंग उन बच्चों को उपलब्ध रहे। तो इस तरीके से अब ये जो स्कूल एजुकेशन है वो फुल प्रूफ बनाने की जो कोशिश है, वो कोशिश
लंबे समय से इसकी आवश्यकता महसूस हो रही थी। अब आप समझिए, सोचिए कि 1917 में इसरो के जो एक्स चीफ थे कस्तूरी रंजन जी, उनकी अध्यक्षता में 1970 में सरकार ने कमेटी बनाई और 2 साल लिए उन्होंने इस पॉलिसी को फाइनल करने में, ड्राफ्ट को फाइनल करने में। मिडिल जो 2017 में उन लोगों ने काम शुरू किया और मिडिल 2009 में उन्होंने अपने प्रस्ताव को सबमिट किया और 2020 में प्रधानमंत्री जी के कैबिनेट ने उसको अप्रूवल दिया है। तो इन 2 सालों में बहुत ग्रास रूट लेवल पे फीडबैक लिए गए हैं, लोगों से सुझाव लिए गए, ओपिनियन लिया गया और उसके बाद इतने प्रमुख लोग, इतने इंपॉर्टेंट लोगों ने इस पॉलिसी को बनाया है। और एक जो सबसे बड़ी चीज को इन्होंने फोकस किया और जिसका अप्रूवल कैबिनेट ने, भारत सरकार ने किया कि 2.5-3% जीडीपी का एजुकेशन में प्रोविजन होता था। पूरे जीडीपी का 2.5% ही एजुकेशन सेक्टर में प्रोविजन होता था, जिसको 6% करने की वकालत की गई और उसको अप्रूवल भी करा दिया। क्योंकि बिना पैसे के तो ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा मजबूत हो पाता है, ना हम पैराफर्नालिया को पूरी तरीके से इंगेज कर पाते हैं, ना हम अच्छी सैलरी दे पाते हैं, ना अच्छी हम ट्रेनिंग कर पाते हैं, ना हम रिसर्च में उस तरीके के काम कर पाते हैं जिससे कि एक अच्छी टीम और एजुकेटेड लोगों को तैयार किया जा सके। तो ये बहुत वेलकम स्टेप है कि 6% जीडीपी का उन्होंने इसमें प्रावधान कराने में सफलता प्राप्त की है और अब वो कमियां सारी दूर होगी। जो हालांकि जब अटल जी प्रधानमंत्री थे तो सर्व शिक्षा अभियान लाके उन्होंने कम से कम वर्षों से पेड़ के नीचे, हम लोगों ने तो स्कूल जब पदयात्रा करते थे अपने क्षेत्रों में तो मैंने तो देखा है कि सरकारी स्कूल पेड़ के नीचे लगते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है। लेकिन जब सर्व शिक्षा अभियान आया तो इतना बजट का प्रावधान हुआ कि उससे कम से कम स्कूल की बिल्डिंग, चाहे प्राइमरी हो, मिडिल हो, हायर सेकेंडरी हो, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा मिशन और तमाम तरह की योजनाओं से बनी है। लेकिन फिर भी आप देखिए कि 2.5-3% यदि जीडीपी का एजुकेशन में व्यवस्था है तो कितनी कम थी, और यदि 6% हो गई है तो ये इसमें बहुत ही रिमार्केबल चेंज लाएगी, ड्रास्टिक चेंज जो हम लोग महसूस करते हैं कि होना चाहिए, वो करने में हमें रिसोर्सेस की कमी नहीं पड़ेगी। ये इसे हम लोग समझ पा रहे हैं। स्कूल एजुकेशन के बाद हायर एजुकेशन में भी हमेशा मतलब एक दिशाहीन जैसी स्थिति होती थी, लेकिन ऐसा हम लोग कल्पना नहीं कर सकते थे कि इस प्रकार की स्थिति बनेगी, ऐसी पॉलिसी आएगी कि यदि कोई बच्चा फर्स्ट ईयर करके और किसी वजह से ड्रॉप आउट लेता है तो फर्स्ट ईयर में उसको सर्टिफिकेट मिलेगा, उसके 1 साल की पढ़ाई वेस्ट नहीं होगी। और नहीं तो पहले फर्स्ट ईयर कर लो, सेकेंड ईयर कर लो और किसी वजह से घर में कोई परेशानी आ गई और आगे पढ़ाई कंटिन्यू करने की स्थिति नहीं बनी तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर करके वो कहलाता था कि हम 12th पास है। लेकिन अब वो फर्स्ट ईयर पास करेगा तो एक सर्टिफिकेट उसको मिलेगा, ग्रेजुएट सर्टिफिकेट, और यदि सेकेंड ईयर पास करेगा तो उसको डिप्लोमा, और यदि वो थर्ड ईयर कर लेगा तो डिग्री होल्डर ही हो गया, और यदि उसको रिसर्च वगैरह करना है तो 4था साल कर लेगा तो वो पीएचडी। तो कुल मिला के और यदि इसमें यह भी है कि कभी वो यदि डिसकंटिन्यू हो गया और फिर से दोबारा वो कंटिन्यू करना चाहता है तो वो वहीं से फिर 3 साल बाद फिर से लौट के अपनी डिग्री पूरी कर सकता है, अपनी पीएचडी पूरी कर सकता है। और यदि फर्स्ट ईयर की सर्टिफिकेट के बेसिस पे उसकी एलिजिबिलिटी किसी भी जॉब के लिए, सरकारी जॉब के लिए या प्राइवेट जॉब के लिए कहीं निकलती है तो फर्स्ट ईयर की सर्टिफिकेट के बेसिस पे उसको जॉब मिल सकता है। तो ये अपॉर्चुनिटी उसके लिए ओपन है। तो एक्चुअल में शिक्षा नीति तो इसी प्रकार से होनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि सभी को ग्रेजुएट होके और यूपीएससी और बाकी पीएससी और इन सब चीजों के लिए, हो सकता है कि उसके नीचे के भी कुछ ऐसे पोस्ट हैं जहां पर वो जा सकते हैं। तो 4 साल पढ़ाई करने के बाद यदि वो फर्स्ट ईयर की ही पढ़ाई की एलिजिबिलिटी के बेसिस पे उसका सिलेक्शन होना है तो फिर वो फर्स्ट ईयर पास करके ही वो उसमें ऑप्ट कर सके। इस प्रकार की भी जो अरेंजमेंट किया गया है काफी सोच समझ के मुझे लगता है कि ये किया गया है। इसके साथ ही रेगुलेटरी
मामलों में भी उसको सेंट्रलाइज किया गया है, जिससे कि प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट जो कॉलेजेस हैं वो जरूरत से ज्यादा फीस न ले सकें, इससे जो लोग बहुत सक्षम नहीं है उनको पढ़ाई करने में परेशानी ना आए। तो स्कॉलरशिप में भी इस प्रकार से व्यवस्था किया है कि जो आर्थिक रूप से कम सक्षम लोग हैं उनको स्कॉलरशिप आसानी से मिल सके, उनको चक्कर ना लगाना पड़े, परेशान ना होना पड़े। और शिक्षकों के भी ट्रेनिंग से लेके और तमाम तरह की उनकी भी स्किलिंग, शिक्षक भी उस प्रकार से रहे कि जिससे एजुकेशन का जो स्तर है वो मेंटेन किया जा सके। और विदेशी जो रिनाउंड यूनिवर्सिटीज हैं वो भी अपने इंडिया में कैंपस खोल सकते हैं। ऑक्सफोर्ड है, कैम्ब्रिज है, हार्वर्ड है, उनके भी कैंपस यहाँ पर खुल सके, इसके लिए भी इसमें वो सारी चीजों का प्रावधान किया गया है कि जिससे सरकारी सिस्टम के कारण वो परेशान ना हो और उनको ये लगे कि इंडिया में यदि हमें आके और अपना इन्वेस्टमेंट करना है और ये शुरू करना है, तो मुझे लगता है कि वो भी स्टूडेंट्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी बड़ी रहेगी कि वो उसको भी अवेल कर पाएंगे। तो कुल मिला के मेरा यही कहना है, क्योंकि बहुत सारे लोग जुड़े हैं और आप लोगों का डिटेल डिस्कशन होगा, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में मैं समझता हूँ कि जितने लोग जुड़े हैं सब ये बातों को अच्छी तरह से समझते हैं जो मैं कह रहा हूँ। लेकिन एक जो मजबूत इच्छा शक्ति, योजनाएं बनाना, नीतियां बनाना अपनी जगह है, लेकिन उन योजनाओं और नीतियों का क्रियान्वयन जमीन पर ठीक प्रकार से हो सके, इसके लिए पॉलिटिकल विल की जरूरत होती है। तो हमारे प्रधानमंत्री जी की पॉलिटिकल विल का ही ये परिणाम है कि एजुकेशन पॉलिसी 34 सालों के बाद इतना बड़ा रिफॉर्म इस सेक्टर का, जिस रिफॉर्म के बिना बाकी सारे रिफॉर्म हमारे किसी भी काम के नहीं होते, क्योंकि एजुकेशन से बड़ी कोई दूसरी चीज नहीं है। और तो इसलिए इतना बड़ा रिफॉर्म यदि सामने आया है तो लगातार मॉनिटरिंग के कारण ही आया है। सिर्फ कस्तूरी रंगन जी की अध्यक्षता में कमेटी बना देने से और यदि डेली हमेशा उनके साथ इंटरेक्शन गवर्नमेंट का नहीं होता, प्रधानमंत्री जी का नहीं होता, तो शायद वो इस पॉलिसी को ड्राफ्ट करने में उनको परेशानी आती। तो हम सबको इस बात की खुशी है कि अब देश एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गया है जहां पर दुनिया ये मान रही है कि भारत जिस दिशा में आगे बढ़ रहा है, आने वाले दिनों में विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में वो बहुत मजबूत स्थिति में आने वाला है। और ऐसे समय में यदि हमें गरीबी दूर करनी है, बेरोजगारी दूर करनी है, तो हमें अपने यहाँ के ह्यूमन रिसोर्स को, मानव संसाधन को हमें शिक्षित करना होगा, हमें सक्षम बनाना होगा, जिससे कि देश के निर्माण में वो अपनी भूमिका निभा सके, इस देश के निर्माण के यज्ञ में वो भी अपनी आहुति डाल सके। और इसके लिए सशक्त समाज, शिक्षित समाज बनाने के लिए हमें शिक्षा की नीति में एक आमूलचूल परिवर्तन जिसकी आवश्यकता हम महसूस कर रहे थे, उसके को ध्यान में रख के ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनी है, उसमें और भी कई चीजें हैं जो आप लोगों को भी मालूम है। मुझे लगता है कि आप सारे लोग उसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपने इसमें दिया है कि फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम, क्योंकि फैकल्टी को ये पूरी तरीके से इस एजुकेशन पॉलिसी को अध्ययन करके अपने आप को इस प्रकार से तैयार करना मेंटली, और लोगों को भी इसके बारे में जानकारी देना और पॉजिटिव बातें करना, पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाना, जिससे कि लोग इससे ज्यादा से ज्यादा अवगत हो सकें, ज्यादा से ज्यादा इस न्यू पॉलिसी को समझ सकें और उस तरीके से अपनी प्लानिंग करें आगे बढ़ने की। तो फिर सारे लोगों की, सिर्फ सरकार और ब्यूरोक्रेट्स के मामले में के दम पर कोई भी पॉलिसी सक्सेसफुल, खासतौर से शिक्षा की पॉलिसी। तो इसलिए मुझे खुशी है कि आपने बहुत ही अच्छा स्टेप उठाया है और इतने बड़ी संख्या में देश भर के जो हमारे एकेडमिशियंस हैं उनको आपने जोड़ा और इस विषय पर नेशन बिल्डिंग के साथ फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम को आपने एक दूसरे के साथ जोड़ा है एजुकेशन पॉलिसी के साथ। निश्चित रूप से ये बहुत ही अच्छा कदम है और मैं ये मानता हूं
कि आने वाले दिनों में जब भारत एक सशक्त और समृद्धशाली और शक्तिशाली देश के रूप में उभर कर सामने आएगा, तो इतिहास के पन्नों में ये बात को लिखा जाएगा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने इसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले किया था। ये अपनी नई शिक्षा नीति इसमें महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगी आने वाले दिनों में एक समृद्धशाली और शक्तिशाली देश के निर्माण में। तो मेरा यहीं पर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं, और आपने इतने महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मुझे जोड़ के सभी से बात करने का जो मौका दिया है, इसके लिए मैं प्रोफेसर शोभा तिवारी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद। Yes, sir. Thank you so much. We are honored by your presence. We are extremely honored by your presence. Honorable Shukla ji talked about the gap of 34 years. After 34 years, an education policy has come, a big reform, a drastic change has come, focusing on employability and confidence of the students, and skill development will start right from education, and the students will be attracted towards the school. We will not have to push the students to school. They'll come to school, it will be an engaging environment, and they'll come to school of their own. In the middle school, professional and skill development capacities will develop the inherent capacity of the student, and employment will not be scarce at all. The gap between skill and employment will be fulfilled. He has talked about subject selection, mother language education, the second language, foreign language education. He has talked about foolproof education. And it's not that Kasturi Ranganji made this policy of his own. With direct consultation from the Prime Minister of India and his active involvement, we were able to see this new education policy with deep consultation after every stakeholder. Can you imagine that for 70 years we had 2%, 2.5% of GDP expenditure in education, and now we have 6%. Honorable Shukla ji has highlighted and underlined that 6% of GDP will be spent on education. अब पेड़ के नीचे शिक्षा होने की जरूरत नहीं है. Resolve is very, very prominent. Higher education will not be directionless. Certificate, diploma, degree, and then degree with research. The student will not be wasting his time at all. And the boundaries between different disciplines have been broken. Foreign language, foreign universities can come to India right away. So we have political willpower, right? We have a strong political willpower of our Prime Minister to utilize human resource to the maximum. And we will create a positive environment. We will create a strong society. So thank you. Thank you, Shri Shukla ji. I'm deeply thankful to you. Yes, sir. Thank you. Yes, yes, sir.